हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिंदवाल। मौत के वायरस ने अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की देश भर में जान ले ली है। लेकिन जब सबको मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ना चाहिए, इसे हराना चाहिए, उस संकट में भी इस देश में सियासत हो रही है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के सामने बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। हामिद अंसारी ने कहा है कि कोरोना से पहले देश के सामने धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद बीमारी है, महामारी है। यानी कि कोरोना महामारी की तुलना देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद से की। शशि थरूर की किताब के विमोचन के दौरान एक कार्यक्रम में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने बयान दिया। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, सर्दियां आने के बाद कोरोना ने एक बार फिर से नई लहर पैदा कर दी है। देश के अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कोरोना महामारी तो महामारी है ही, लेकिन देश के आगे उससे बड़ी महामारी मुंह बाहे खड़ी है और वो है धार्मिक कट्टरता और उग्र राष्ट्रवाद। कोरोना से पहले देश 2 महामारी झेल रहा है, देश 2 महामारी का शिकार है। क्या वाकई कोरोना जैसी महामारी की तुलना धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद अगर वाकई है भी, तो इसकी तुलना करना सही है? क्योंकि देश के कई हिस्सों में इस वक्त स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति है। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसको ताजा आंकड़े और आपके सामने मजबूती से रखेंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 90,50,000 के पार हो गई है। लगातार कई राज्यों में तीसरी सर्ज तक आ चुकी है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि तीसरी सर्ज का पीक जा चुका है, लेकिन तीसरी सर्ज अब भी जारी है। उसके बावजूद भी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि दरअसल कोरोना महामारी तो है ही, लेकिन उससे बड़ी महामारी देश में धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद है। तो क्या वाकई ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसकी तुलना कोरोना से की जाए? कोरोना 90 लाख के पार हो गया है, लेकिन इस मामले में भी हो रही है राजनीति। देश को कोरोना की चिंता होनी चाहिए, लेकिन चिंता किस बात पर हो रही है? कोरोना आफत पर सियासत। हम ये इसलिए कह रहे हैं देश को कोरोना की चिंता होनी चाहिए, लेकिन हमारे नेताओं और माननीयों की चिंता अलग अलग है। महाराष्ट्र में कोरोना से कोहराम मचा है, लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में कोरोना नहीं, सियासत ज्यादा दिखी, वो भी चीन की चिंता पर। बिहार जीतने के बाद मिशन बंगाल में लगे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुत्व की चिंता है। हामिद अंसारी के बयान के बारे में हमने आपको बता ही दिया, उन्हें कट्टरता की चिंता है। और इसके बीच देश में असल चिंता क्या है? देश में असल चिंता है कोरोना। देश के अलग अलग शहरों में लगातार कोरोना की जो लहर पैदा हो रही है, वो भी खास तौर पर सर्दियों की दस्तक के बाद जबरदस्त लहर पैदा हो गई। आज ही हमने आपको दिखाया हिमाचल का पूरा एक गांव कोरोना पॉजिटिव हो गया। एक शख्स को छोड़कर वहां सबके सब पॉजिटिव हो गए। लेकिन हमारे सियासतदानों को चिंता किसकी है? किसी को चीन की चिंता है, किसी को हिंदुत्व की चिंता है, तो किसी को कट्टरता की चिंता है। तो इस पूरे मुद्दे पर तफसील से हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी जी। उनके पास आपको लिए चलेंगे। संगीत रागी जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि कोरोना महामारी तो होगी, महामारी बाद में, उससे बड़ी महामारी तो धार्मिक कट्टरता है। क्या आपको लगता है कि ये जो तुलना है ये सही है? देखिए, ये तुलना बहुत ही गलत है, बहुत ही खराब है। पहली बात तो मैं बता दूं कि इस देश को तोड़ा, इस देश का विभाजन जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों ने तोड़ा। और बार बार जो बात की जाती है वो हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आज भी जो है वो पूरे दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद जो है वो सबसे बड़ा मानवता के लिए सबसे बड़ा कैंसर के तौर पर फैल रहा है। लेकिन हामिद अंसारी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हामिद अंसारी एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम है और इस कट्टर सुन्नी मुस्लिम मानसिकता से बाहर अभी तक वो निकल नहीं पाए हैं। ये हैरानी आपको दिखता नहीं है क्या कि 1947 में इस देश का विभाजन जो है वो मुसलमानों ने किया और कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं, हमारे लिए एक अलग देश चाहिए और 23% आबादी के लिए 35% जमीन दे दी गई। और दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल में इस देश का मुसलमान फिर से उसी विमर्श को आगे खड़ा कर रहा है जो 1947 से पहले मुसलमान करते रहते। हामिद अंसारी एक नक्कारा व्यक्ति हैं
एक भ्रष्ट आदमी है। वे उपराष्ट्रपति के लायक नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने मुसलमान होने के नाते वहां पर उनको खड़ा किया। वो आदमी एक कट्टर मुसलमान से ज्यादा कुछ नहीं है। संगीता जी, एक पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत शब्द है तो मैं व्यक्तिगत ही इसको आप तक रखूंगी। लेकिन क्योंकि आपने जिस विचार का जिक्र किया, जी संगीत जी, जिस विचार का जिक्र किया उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए एक और नेता है जिन्होंने चिंता जाहिर की है। ये चिंता कोरोना को लेकर नहीं है, ये चिंता देश में हिंदुत्व को लेकर है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की कल्पना झूठ पर आधारित है। हिंदुत्व में सारी शक्तियां एक समुदाय के पास होती हैं और एक तरह से मुसलमानों को वहां उस जगह, उस समुदाय में, उस विचारधारा में नहीं दी जाती। हिंदुत्व इस झूठ पर आधारित है कि सारी राजनीतिक शक्तियां एक समुदाय के पास हों और मुस्लिमों के लिए राजनीति में कोई जगह ना बचे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। आगे वो लिखते हैं, संसद में हमारी उपस्थिति हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ है। हम जो संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं वो इस विचारधारा के खिलाफ है। अगर हम संसद में ना रहें तो संघ जश्न मनाएगा, यानी कि हमारी जो मौजूदगी है संसद में, अपनी मौजूदगी के लिए वो कहते हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ मौजूदगी है और हमारी मौजूदगी ना हो तो संघ जश्न मनाएगा। क्या वाकई संघ जश्न मनाएगा? संगीत रागी जी, देखिए इस देश को इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक मानसिकता के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। असदुद्दीन ओवैसी नए भारत का जिन्ना बनना चाहते हैं। देखिए, हिंदुत्व से खतरा किसी को नहीं है, लेकिन इस्लाम से पूरी दुनिया को खतरा है। और आज पूरी दुनिया पहले इस बात के बारे में सचेत नहीं रहती थी, आज पूरी दुनिया इस बात के बारे में सचेत हो गई है कि यदि वाकई कोई दुनिया में यदि खतरा कहीं से है तो इस्लामिक मानसिकता से है, क्योंकि ये मानसिकता किसी के साथ सामंजस्य और सहयोग की दुनिया में कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ये मान करता है कि हमको पूरी दुनिया में वैश्विक इस्लामिक स्टेट चाहिए। दुर्भाग्य है कि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने वाला व्यक्ति बार बार इसी प्रकार की मानसिकता को प्रकट करते आया है। हिंदुत्व से किसे खतरा है? अरे हिंदुत्व ने तो यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताएं थे, एक इस्लाम आ जाता तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो इस्लाम चाहता है कि दुनिया में और कोई संप्रदाय रहे नहीं। वो कोई इस्लाम चाहता है दुनिया में धर्म कोई रहे ही नहीं। संगीत राजी, जो बात आप कह रहे हैं ओवैसी साहब अपनी भाषा में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि दरअसल इस विचारधारा में, हिंदुत्व की विचारधारा की बुनियाद ऐसी है कि कोई और समुदाय की इसमें जगह ही नहीं है। मैंने दो नेताओं का जिक्र यहां पर किया, मैंने ओवैसी की बात की, मैंने पूर्व उपराष्ट्रपति की बात की। एक और शख्स का यहां पर नाम लेना चाहिए और वो है उद्धव ठाकरे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में चीन पर चिंता जाहिर की गई है, जबकि इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कोरोना की, क्योंकि अब भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र कोरोना की महामारी झेल रहा है। सामना में लिखा गया है कि जमीन हमारी, नियंत्रण सीमा सेना का, लेकिन प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भाजपा के नेताओं ने चीन का नाम लेकर कुछ धौंस दिखाई, ऐसी तस्वीर नहीं दिखती। यह लिखा गया है सामना में चीन पर। पीएम, रक्षा मंत्री, बीजेपी ने चीन पर धौंस नहीं दिखाई। चेतावनी पाकिस्तान के लिए सुरक्षित रखा होगा। तो निशाने पर लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार को सामना में चीनी सेना हमारी सीमा में सीधे घुस आई है, फिर भी दिल्लीश्वर आंखें बंद करके हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान की झांच करताल बजा रहे हैं। गत 4 दिनों में हिंदुस्तानी सेना ने पाक की सीमा में गोला बारूद फेंक कर कई चौकियां और बंकर ध्वस्त किए हैं, लेकिन असल जो चुनौती है वो LOC में नहीं LAC में है। ये कहते हुए सामना में चीन पर चिंता जाहिर की गई है। संगीत रागी जी, ये बात जो सामना में कही गई है, क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है, या फिर एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते अधिकार है उद्धव ठाकरे का या शिवसेना का कि वो आपसे सवाल पूछे कि पाकिस्तान पर तो आप लोग खूब बात करते हैं, LOC पर सरकार क्यों नहीं कुछ बोलती? LAC पर, माफ कीजिए। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। शिवसेना की संगति इस समय जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ संगति है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के विरोध में खड़ी है। आप देखिए, 370 के खिलाफ वो खड़ी हो गई, CAA के खिलाफ वो खड़ी हो गई, पाकिस्तान में जब बालाकोट में स्ट्राइक किया गया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, उससे उस पर प्रश्न पूछ रही थी। तो देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता को उद्धव ठाकरे ढो रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है।
राजनीतिक मजबूरी है। पहले वो ऐसी भाषा की बात नहीं करते थे, ऐसी चीजों को नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ। संगीत रागी जी, क्यों आपको ऐसा लगता है, आप कांग्रेस को इसमें क्यों बीच में ला रहे हैं? शिवसेना के मुखपत्र में लिखा गया कि भारत सरकार पाकिस्तान पर तो खूब बोलती है, लेकिन चीन पर क्यों कुछ नहीं बोलती? सीधे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अधिकार है उनका राजनीतिक तौर पर? नहीं, बिल्कुल अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग अपनी वो भद पिटवाने के लिए कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वो अपनी जड़ों से पूरी तरह से कट गए हैं। यदि आज शिवसेना यदि महाराष्ट्र की राजनीति में दोबारा चुनाव लड़े, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की जमीन पर उनके लिए अब कोई जगह नहीं बच गई है। जो हिंदुत्व का चेहरा उन्होंने दिखाया था, उसकी सारी कलई खुल गई है कि सिर्फ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए ये सारे उपक्रम कर रहे हैं। नतीजा यह है कि इस प्रकार की भाषा वो इसलिए कर रहे हैं कि वो बीजेपी विरोध पे उतरे हुए हैं, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। उनको अच्छी तरह से पता है कि पूरी दुनिया इस समय मान करके चल रही है कि यदि चीन को किसी देश ने इस समय टक्कर दिया है, पराक्रम के साथ टक्कर दिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से या विचार बीजेपी से सवाल पूछना थोड़ी है, सरकार से सवाल पूछना है, जो उनका अधिकार है। इस पर आगे मैं चर्चा करूंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अतीकुर रहमान जी जुड़ चुके हैं, आगे उनके पास ले चलेंगे चर्चा को। तो बड़ा सवाल जो बार बार हम पूछ रहे हैं कि कोरोना आफत पर क्या वाकई देश में हो रही है सियासत? संगीत रागी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संगीत जी, दिल्ली में खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तीसरी वेव का पीक जा चुका है, लेकिन वेव गई नहीं है, हमारे पास अभी उतने बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। महाराष्ट्र का तो खैर महीनों से क्या हाल है? क्या वाकई ये सही वक्त था जब कट्टरता या धार्मिक हिंदुत्व की बात यहां पर उठानी चाहिए थी नेताओं को? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी हैं, वो मूलतः कांग्रेस के लिए राजनीति करते हैं, और कांग्रेस ने उनको जमीन दी थी, राजनीतिक जमीन थी, उनको उपराष्ट्रपति बनाया था। और कांग्रेस इस समय मुसलमानों को गोलबंद करना चाहती है आने वाले चुनावों के लिए। आपको पता है कि बंगाल की राजनीति में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं रह गई है, इसलिए। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास। संगीत रागी जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अतीकुर रहमान जी जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। अतीकुर साहब, आप तो खुद महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना की क्या स्थिति है? क्या वहां सामना में चीन को लेकर जो सरकार से सवाल पूछे गए हैं, ये मुफीद वक्त है, या फिर वाकई जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो प्राथमिकता होनी चाहिए, वो कोरोना ही होनी चाहिए? अतीकुर रहमान साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल, चलिए अनुराग भदौरिया आपके पास में आ जाऊंगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति कौन सी अच्छी है अनुराग जी? अगर ठीक से टेस्टिंग हो जाए पूरे यूपी में, तो यूपी शायद नंबर 1 पे आ जाए, दिल्ली और महाराष्ट्र को पछाड़ दे। लेकिन उसके बावजूद जो बहस हो रही है वो किस पर हो रही है, देखिए जरा। मैं बोलूं? बिल्कुल, आप ही को बोलना है सर। देखिए, कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर में जहां तक सबसे ज्यादा परेशानी जो जनता की समस्या है, जनता तो सरकार चुनती है अपने लिए कि जनता जब सरकार आएगी तो जनता की समस्या का समाधान करेगी। कोरोना काल से लोगों की जिंदगी मौत से पूरे देश के लोग जूझ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हो? नफरत की राजनीति में बिजी है। क्यों भाई? क्यों देश की जनता का आपका ख्याल नहीं? क्या आपको रोजगारी पे चिंता नहीं व्यक्त कर सकती सरकार? हमने तो एक भी ट्वीट नहीं देखा कि सरकार रोजगार पे भी कुछ लिखती हो, या महिलाओं पे जब अत्याचार होता हो तो सरकार उसके बारे में कुछ लिखती हो, या किसान आत्महत्या कर रहा हो जिसको उसका दाम नहीं मिल रहा उसके बारे में सरकार लिखती हो। आखिर सरकार जनता के लिए होती है ना, सरकार जनता की समस्या का समाधान न करके जनता के लिए समस्या उत्पन्न करती है, ये चिंता का विषय है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के तरीके से रहने दो ना भाई। हिंदुस्तान ने आप अगर सरकार चुना है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान की समस्या का जो मूल समस्या उसका समाधान करे। उस पर बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं सरकार उस पर बात करना चाहती? मैं सीधा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, असली समस्या इस देश की क्या है? आप किसी भी आम नागरिक से आप अपना कैमरा ले जाके पूछिए समाज के अंदर में कि समाज में असली समस्या क्या है। लेकिन आप विगत कई सालों से आप देख लो, असली समस्या पे तो बात ही नहीं होती। ये तो कहते हैं देखो हम चुनाव जीत गए, इसके मतलब हम जो धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं ये कामयाब है। नहीं कामयाब है। यहाँ
आप जनता की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, जनता के बारे में बात नहीं करना चाहते, जनता जो चाहती है वो नहीं करना चाहते। आप जो जनता नहीं चाहती, जो हिंदुस्तान की तासीर नहीं है, जो हिंदुस्तान की आत्मा नहीं है, हिंदुस्तान में लोग मिलजुल कर। ठीक है अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए उसे छोड़कर दुनिया नमान के तमाम मुद्दों पर या तो सरकार बात करती है, राज्य सरकारें बात करती है। देखिए लव जिहाद तो एक नया मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो गया है। बीजेपी और गैर बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री अब आपने सामने हो गए। बहुत छोटा सा ब्रेक, इसी पर करेंगे चर्चा आगे। एक आफत के तौर पर कोरोना देश के सामने मुबाहे खड़ा है, लेकिन क्या उसे छोड़ दुनिया भर के मुद्दों पर सियासत हो रही है देश में, और अगर हो रही है तो इससे खतरनाक इस देश के लिए और क्या हो सकता है। हमारे साथ लगातार संगीत रागी जी, ड्यू के प्रोफेसर, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक अतीकुर रहमान बने हुए। अतीकुर साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या? संपर्क नहीं हो पा रहा है अतीकुर साहब। अगर आपसे संपर्क हो जाता तो एक बड़ी तस्वीर हम रख पाते इस पूरी चर्चा में, लेकिन लगातार अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए उसे छोड़कर दुनिया के हर मुद्दे पर इस देश में बात हो रही है। अनुराग जी, क्या चीन और पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या देश में हमेशा एक ही मुद्दा होता है या उसी पर बात होती है, या वाकई एक वक्त है जिस पर हर राज्य की सरकार को एकमत होकर आगे बढ़कर सोचना चाहिए? आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। चीन और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं उस पे वो मुद्दा है, लेकिन आप जनता की तो हिंदुस्तान के मुद्दों पे चर्चा कब होगी भाई? हिंदुस्तान का होना जरूरी है कि नहीं है? हिंदुस्तान जब होगा, हिंदुस्तान स्वस्थ होगा। चलिए, आपने जो बात की इसी को अतीकुर रहमान साहब के पास ले चलती हूँ। माफ कीजिएगा, उनसे संपर्क बड़ी मुश्किल से हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीकुर साहब, आप तो खुद महाराष्ट्र में, वहां कोरोना की क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है कि ये वक्त केवल सच में बुनियादी मुद्दों पर बात करने की है? धार्मिक कट्टरता, तमाम लव जिहाद जो मुद्दे हैं, ये बेमतलब के मुद्दे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए? देखिए, कोई भी जंग जब लड़ी जाती है तो उसके अंदर हर भारतीय का होना जरूरी है, हर बाशिंदे का होना जरूरी है। आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक समुदाय विशेष को आप लगातार सीएए से लेके गौ रक्षा के नाम पर उनकी हत्या से लेकर फ्रांस के टेररिज्म से जोड़कर और आज लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद जैसे लोगों में एक तरह का एक ऐसा नफरत फैलाने का काम करेंगे, और आप चाहेंगे कि आप पाकिस्तान और चीन और कोरोना जैसी चीजों के ऊपर लड़ाई कर सकेंगे? आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकेंगे एक बड़े समुदाय को पूरी तरह से बेइज्जत करके? तो ये बात किसी की समझ में आने वाली नहीं है। आपको पूरे समाज का विश्वास हासिल करना होगा, और ये वही प्रधानमंत्री के लोग हैं जो कहते थे सबका साथ सबका विश्वास। हाँ, ये कैसे मुमकिन है बताइए? जी, बहुत शुक्रिया आपका अतीकुर रहमान साहब, आप जुड़े हमारे साथ। अनुराग भदौरिया जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत रागी जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। कुल जमा बात यह है कि बात जब एक देश की होती है तो उसमें कोई एक मुद्दा नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन प्राथमिकताएं बड़े सियासतदानों को तय करनी होती है कि किस मुद्दे पर असल में बहस हो और लोगों के बीच उस बत्ती को ले जाया जाए।